गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे वैस्कुलर डिमेंशिया, जिसे हम बोलते हैं मल्टी इंफ्रैक्ट डिमेंशिया। सो व्हाट इज़ वैस्कुलर डिमेंशिया? वैस्कुलर डिमेंशिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल अल्ट्रेशन इन ब्रेन फंक्शन। क्या बोल रहा है? इरिवर्सिबल अल्ट्रेशन, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो नॉर्मल से फिर से नॉर्मल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट लॉस हो जा रहा है किसका? ब्रेन का फंक्शन। रिजल्ट फ्रॉम, ये कैसे हो रहा है? फ्रॉम डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू। क्या हो रहा है? ब्रेन टिश्यू का या तो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या तो वो डैमेज हो जा रहे हैं। सच एज ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा किसी स्पेसिफिक ब्रेन बॉडी टिश्यू में, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ पर स्टीमा डेवलप होगा, या फिर ब्लॉकेज होंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसके कारण क्या होगा? इरिवर्सिबल अल्ट्रेशन हो जाएगा ब्रेन फंक्शन को। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। सो व्हाट इज इटियोलॉजी? तो स्मॉल फैकेट डेफिशिएट टिपिकली कॉज बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्ट्रोक। तो थोड़े सी जगह का इंफ्रैक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे स्मॉल फोकल डेफिशिएट। सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो एडवांस एज, जैसे जैसे लोग ज़्यादा एज उनका होते जाता है तो क्या होता है? वैस्कुलर डिमेंशिया। क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड एज में क्या होते हैं, हमारे सारे टिश्यू जो रहते हैं वो डिजनरेट होने से। सेकेंड है सेरेब्रो एम्बोलाई एंड थ्रोम्बोसिस। तो अगर कुछ एम्बोलाई हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो गया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वहाँ पर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में फिर या फिर स्पेसिफिक ब्रेन टिश्यू में क्या हो जाएगा? ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर का फिर क्या होगा? इन्फ्रैक्शन होगा, और क्या होगा? फिर ब्रेन टिश्यू डैमेज होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डायबिटीज़ के कारण, जैसे हम देखते हैं डायबिटीज़ के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनली ब्लड सप्लाईज़ के। तो इससे भी हो सकता है। हार्ट डिजीज़ में हो सकता है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्या हो, वहाँ पर एम्बोलाई या फिर थ्रोम्बोसिस डेवलप हो, या फिर आथेरोस्क्लेरोसिस वाला प्रॉब्लम रहता है, या फिर एनोरिज्मा वाला प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वैस्कुलर डिमेंशिया होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स के में क्या हो जाएगा? वो उसके वॉल्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड का सप्लाई स्पेसिफिक ब्रेन टिश्यू में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर क्या है? हाइपरटेंशन होगा लीडिंग टू स्ट्रोक एंड ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक होगा। ये सारे इटियोलॉजी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया को। फिर साइन एंड सिम्टम्स, इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स है? तो मेनली क्या है? अल्जाइमर डिसीज़ है। सेकेंड है कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेशेंट को क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा, वॉन्डरिंग एंड गेटिंग लॉस्ट इन फेमिलियर प्लेस। अचानक से पेशेंट कहीं भी निकल जाएगा, उसको पता नहीं रहेगा वो कहाँ जा रहा है, और कहीं भी निकल के चला जाएगा। और पेशेंट क्या करेगा? या तो इधर उधर घूमेगा, वो घर से बाहर इधर उधर घूमेगा, घर वापस नहीं आएगा, वॉन्डरिंग करता है। लेग एंड आर्म वीकनेस होगा, क्योंकि हमारे जो नर्व सप्लाई है हमारे लेग्स और आर्म्स में, उनका जो सप्लाई है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण हमारे लेग और आर्म में वीकनेस लगता है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम लास्टिक ओनली अ फ्यू डे। फिर न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, मेनली न्यूरोलॉजिक सिस्टम में नमनेस फील होता है। तो ये सारे न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो रहते हैं पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलते हैं। स्लर्ड स्पीच, पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पाएगा, रुक रुक के बोलेगा, तो ये भी होता है। प्रॉब्लम विद, ये सारे हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वैस्कुलर डिमेंशिया में हम पेशेंट में देख सकते हैं। प्रॉब्लम विथ रिसेंट मेमोरी पावर लॉस हो जाएगी, क्योंकि हम लोग देखे हैं वैस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है? उसका ग्लोबल मेमोरी और मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, उसका इंटेलेक्चुअल पावर भी क्या होता है? कम होता है। फिर लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉल कंट्रोल, क्योंकि ये भी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो पेशेंट का क्या होगा? ब्लैडर और बाउल कंट्रोल लॉस होगा। इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिएक्शन सच एज द लाफिंग एंड क्राइंग इनअप्रोप्रिएटली, पेशेंट कभी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेगा, कभी कभी अचानक ही रोने लगेगा। तो ये सारे हम ओल्ड एज में मोस्टली जो रहता है वैस्कुलर डिमेंशिया, वो ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो हम ये ओल्ड एज वाले जितने भी पीपल्स रहते हैं उनमें ये देख सकते हैं कि वो कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, या फिर अचानक से हंसने लगते हैं, जिसका कोई रैशनल नहीं रहता है। तो ये सारे हम वैस्कुलर डिमेंशिया में देख सकते हैं। प्रॉब्लम है हैंडलिंग मनी, वो पैसा रखेंगे और फिर क्या हो जाता है? वो भूल जाते हैं कि पैसा कहाँ रखे हैं।
और बहुत सारी चीज़ें अगर वो अपने पास रखे होते फिर वो भूल जाते हैं, उनको मेमोरी करने में, उनको याद करने में प्रॉब्लम होता है कि हमने एक्चुअल में वो चीज़ें रखी कहाँ हैं। फिर डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अगर उनसे कोई कुछ काम करने के लिए बोले तो वो उस काम को परफॉर्म करने में बहुत रिलेटिव करेंगे, या तो वो डिफ़िकल्टी उसको कर पाएंगे, उनको वो टास्क परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर क्या होगा, उनको डिप्रेशन होगा और डिजीनेस लगेगा। वो उनको कभी आप देखे होंगे कि ओल्ड एज पीपल अचानक से खड़े होते हैं या फिर खड़े खड़े उनको ऐसा लगता है कि चारों साइड घूम रहा है। तो ये सारे हम वेस्कुलर डिमेंशिया वाले पेशेंट में देख सकते हैं। फिर डायग्नोसिस, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का कॉग्निटिव असेसमेंट स्किल देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि डिमेंशिया कितने लेवल तक पेशेंट में है। ग्लोबल डिटोरिएशन स्केल, ये सारे अलग अलग स्केल्स हैं जो डिमेंशिया पेशेंट के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, सब्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, मेमोरी करने के लिए, ओरिएंटेशन देखने के लिए। ये सारी चीज़ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आखिर करते कैसे हैं। एमआरआई में देखेंगे कि कितना ब्रेन का कितना पार्ट वहाँ पर, कितने टिश्यू इंट्रैक्ट है, कितना टिश्यू डैमेज हो गया है, ये सारा हम देखते हैं एमआरआई में। एन एब्रिवेटेड मेंटल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट मेमोरी प्रॉब्लम है, एट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। हम लोग क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करेंगे और क्या करेंगे, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश इन ICD-10। ICD-10 ने और जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया बनाए हैं उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। फिर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, हम लोग क्या करेंगे, कैरोटिड इंडायरेक्टेरेक्टोमी करते हैं। और सेकंड क्या करते हैं, हम लोग ड्रग थेरेपी देते हैं। एस्पिरिन क्या रहता है, वो क्या रहता है हमारा, ब्लड क्लॉट को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। एस्पिरिन का 2 काम है। तो एक काम ये भी है कि एस्पिरिन क्या करता है, हमारा एंटीकोगुलेंट का काम करता है। कैरोटिड इंडायरेक्टोमी में क्या करते हैं, कैरोटिड इंडायरेक्टोमी में क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉट रहता है, जो फॉर्म हो गया है, प्लाक जो फॉर्म हो गया है कैरोटिड आर्टरी में, उस प्लाक को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। फिर हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, तो क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलेशन करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मेक इन्वायरमेंट एज स्टेबल एज पॉसिबल। पेशेंट क्योंकि डिमेंशिया वाला पेशेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, कम से कम चीज़ें रखते हैं घर में, ताकि पेशेंट का किसी से एक्सीडेंटल इंजरी ना हो। और क्या करते हैं, उनके लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ करते हैं। जैसे अगर उनका बेड है तो बेड ज़्यादा ऊंचा ना हो, फर्श ज़्यादा गीला ना हो, मतलब या फिर उनको हाई टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं देते हैं, डिफ़िकल्टी टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। अवॉइड चेंजिंग पेशेंट रूम, पेशेंट का रूम नहीं चेंज करते हैं हम बार बार। रिमूविंग फर्नीचर और पोजीशन, हम लोग बार बार फर्नीचर रिमूव नहीं करते हैं या इधर से उधर नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट को एक बार याद हो गया फिर हम अचानक से फर्नीचर इधर से उधर मूव करेंगे तो पेशेंट अगर अकेला है और वो मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो सकता है, मे बी उसको इंजरी हो सकती है। तो हम ऐसा सारा काम नहीं करते जिससे पेशेंट को किसी प्रकार की इंजरी हो। मिनिमाइज फैक्टर डेट में कंट्रीब्यूट टू कन्फ्यूज़न, हम लोग कंफ्यूज करने वाला जो भी चीज़ है हम लोग पेशेंट को नहीं करते हैं। इससे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे हम बोल देंगे पेशेंट को, कई बार उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं या फिर वो उन्होंने कल कौन सा कपड़ा पहना था, वो भूल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला पहने थे या ये वाला पहने थे, वो उस सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको वो ऐसा कन्फ्यूज़न वाला बात ही उनसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वो क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि अरे, मतलब सोचते रहेंगे वो दिन भर की एक्चुअली मैंने क्या पहना था, फिर वो क्या करेंगे, अपने माइंड में स्ट्रेस डालेंगे। तो हमको ऐसा काम ही नहीं करना जिसके कारण वो ये सारे काम करें। फिर ओरिएंट पेशेंट टू ही सराउंडिंग टू हीज एंजाइटी, हम लोग को पेशेंट को बार बार बता के देना है कि ये आपका बेड है, ये आपका रूम है, आपका ये दवाई है, आपका यहाँ पर पानी रखा है, यहाँ पर कपड़ा रखा है, आपको कुछ चाहिए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। हमको ये सारे पेशेंट को हर रोज़ बता के देना है, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, भूल जाता है, उसकी मेमोरी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमको ये सारे पेशेंट को बार बार ये सारी चीज़ें क्या करनी है, बता के देनी है। फिर 21 सितंबर को एवरी ईयर हम क्या करते हैं, वर्ल्ड डिमेंशिया डे मनाते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ ओवर।